तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो है ऑब्जेक्टिव थ्योरी। ये थ्योरी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जैसे कि सारी थ्योरीज इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव न्यू क्रिटिसिज्म है क्या, ठीक है, इसे हम थ्योरी से भी समझ सकते हैं। तो आज मैं आपको स्टोरी स्टाइल में इसकी थ्योरीज बताती हूँ। तो पहला क्वेश्चन बनता है, इस थ्योरी का मेन आइडिया क्या है। तो चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव थ्योरी का फोकस टेक्स्ट या वर्क इट्सेल्फ पर होता है, यानी कि जो टेक्स्ट है, जो वर्क है, ये उसी पे होता है। उसका ध्यान, उसका फोकस सिर्फ उसी पर होता है कि उसका टेक्स्ट में क्या है, उसके वर्क में क्या है। यही ऑब्जेक्टिव थ्योरी है। और आगे इसको डिटेल में देखते हैं क्या है। यानी लिटरेचर को उसके ओन स्ट्रक्चर, लैंग्वेज और फॉर्म के बेसिस पर स्टडी करना चाहिए। लिटरेचर को हमें कैसे पढ़ना चाहिए? उसके अपने स्ट्रक्चर, लैंग्वेज और उसके फॉर्म के बेसिस पर स्टडी करना चाहिए। यानी उसका फॉर्म किस तरह से बताया हुआ है। मेनली टीएस ये किससे रिलेटेड है? तो ये लिटरेचर किससे रिलेटेड है? मेनली ये टीएस इलियट से रिलेटेड है, और लेटर यानी कि बाद में न्यू क्रिटिक्स में आ जाता है ये, ठीक है। पहले तो ये टीएस इलियट से रिलेटेड होता है ये लिटरेचर, और बाद में ये न्यू क्रिटिक्स में आ जाता है, ठीक है। इस थ्योरी का सिंपल मीनिंग है, पोएम को समझने के लिए ऑथर की लाइफ ज़रूरी नहीं है, रीडर का इमोशन ज़रूरी नहीं है, टेक्स्ट खुद इम्पॉर्टेंट है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म में, ऑब्जेक्टिव थ्योरी में पोएम को समझने के लिए ऑथर की लाइफ ज़रूरी नहीं है, रीडर का इमोशन ज़रूरी नहीं है। क्या ज़रूरी है? तो टेक्स्ट का इम्पॉर्टेंट होना। टेक्स्ट खुद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसमें रीडर के इमोशन से मतलब नहीं है, इसमें ऑथर की लाइफ से मतलब नहीं है, ऑथर ने क्या लिखा है, क्या समझाया, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ मतलब है तो टेक्स्ट से, ठीक है। तो अगर पोएम एनालाइज करनी है तो इसके लिए हमें इमेजरी, सिंबल्स, स्ट्रक्चर, आयरनी, लैंग्वेज, ये सब बेसिक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, इसे पढ़ना होगा। मैंने इमेजरी, सिंबल्स, स्ट्रक्चर ये सब पढ़ा चुकी हूँ। आयरनी, लैंग्वेज ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ फ्रेंड्स। आप लोग मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म यही है, कोई टफ चीज़ नहीं है। बस अगर आपको इमेजरी समझ आ गई, इमेजरी का मतलब क्या होता है, सिंबल्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, आयरनी का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, तो टेक्स्ट आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव थ्योरी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये थ्योरी आपको समझना पड़ेगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। डिफरेंस समझिए। एक्सप्रेसिव थ्योरी फोकस करता है ऑथर फीलिंग्स पे, ऑब्जेक्टिव थ्योरी फोकस करता है टेक्स्ट इट्सेल्फ, ठीक है। अगर इसका वन लाइन डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव थ्योरी स्टडीज लिटरेचर एज एन इंडिपेंडेंट वर्बल ऑब्जेक्ट फोकसिंग ऑन द टेक्स्ट इट्सेल्फ, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट और वन लाइन डेफिनेशंस में, इसको आप लोग ज़रूर नोट कीजिएगा। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मेन फोकस, एग्जाम्पल्स की क्वेश्चन, हाउ इट वर्क्स, कीवर्ड्स, रिमेंबर, मेन आइडिया, ये सारा सेक्शन आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब मेन इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इस बैनर में, इस चार्ट में, ठीक है। और अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ जो यूजीसी नेट में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आते हैं, वो है इंटेंशनल फॉलेसी, ठीक है। इसका मैं अभी आपको देने जा रही हूँ नोट्स, और आप लोग उसको पढ़िएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले, और मैं उस पर कुछ स्टोरी स्टाइल में भी बता देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब। तो इस चार्ट को ध्यान से देखिएगा। इंटेंशनल फॉलेसी ये भी एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पार्ट है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर कुछ बताने जा रही हूँ आपको, ये ध्यान से देखिएगा, और एग्ज़ाम में जाने से पहले इस चार्ट को रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। ये वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटेंशनल पॉलिसी। इंटेंशनल पॉलिसी ये डायरेक्ट यूजीसी नेट में पूछा जाता है,
ठीक है। अब ये होता क्या है, इंटेंशनल पॉलिसी होता क्या है, मैं आपको बता रही हूँ शॉर्ट में। ऑथर का इंटेंशन यूज़ करके टेक्स्ट को एक्सप्लेन करना गलत है, ठीक है। यानी राइटर क्या सोच रहा था ये मेन फोकस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या गलत है इसमें कि ऑथर इंटेंशन यूज़ करके टेक्स्ट को एक्सप्लेन नहीं करता है, इसमें डायरेक्ट टेक्स्ट यूज़ होता है, इसमें ऑथर का कोई इंटेंशन यूज़ नहीं होता है। लेकिन शायद कुछ लोग ऐसा बता देते होंगे कि इसमें ऑथर का इंटेंशन है ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसमें डायरेक्ट टेक्स्ट है जो खुद एक्सप्लेन करता है। अभी मैंने आपको बताया ना, सिम्बॉल्स, इमेजरी, पैराडॉक्स, आयरनी, ये सब टेक्स्ट में देखने को मिलता है, लिटरेरी डिवाइस में, यानी लिटरेरी थ्योरी में, ठीक है। तो ये सब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इंटेंशनल पॉलिसी का मतलब क्या है। तो इसमें मेन फोकस क्या है, इसमें राइटर क्या सोच रहा है ये मेन फोकस नहीं होना चाहिए। ऑथर का इंटेंशन इसमें बिल्कुल भी एक्सप्लेन करना नहीं है कुछ भी, ये सिर्फ एक टेक्स्ट है जिसको हमें पढ़ना और समझना होता है, जानना होता है। बेसिकली इसको जानना होता है कि ये कैसे ये टेक्स्ट जनरेट हुआ, ये टेक्स्ट कैसे बना, किस तरह बना। इसमें कोई इमोशंस नहीं होता है ऑथर का। तो कहने का मतलब ये है कि ये लिटरेचर तो है नहीं, ये एक लिटरेरी डिवाइस है, तो इसे टेक्स्ट की तरह ही हमें रहने देना चाहिए, ठीक है। राइटर क्या सोच रहा है ये मेन फोकस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो न्यू क्रिटिक्स क्या बोलते हैं, पोएम का मीनिंग टेक्स्ट में होना चाहिए। अब न्यू क्रिटिक्स क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, अब ये देखिए, ये टेक्स्ट में, तो पोएम का मीनिंग टेक्स्ट में होना चाहिए, यानी कि ऐसा टेक्स्ट होना चाहिए जिसमें मीनिंग हो, नॉट ऑथर के पर्सनल इंटेंशन में, ना कि ऑथर का पर्सनल इंटेंशन इसमें हो, यानी कि ऑथर का पर्सनल इंटेंशन यानी कि उसके इमोशंस हों इसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट का मीनिंग होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए बस। जैसे हम नॉर्मली मैसेज करते हैं किसी को, तो वो एक नॉर्मल सा मैसेज है, एक टेक्स्ट है, ठीक उसी तरह से सिर्फ टेक्स्ट ही रहना चाहिए। इसमें कोई कहानी, कोई पोइट्री, कोई नॉवेल नहीं होना चाहिए, कोई इंटेंशन मीनिंग है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब आप इजी एग्जांपल से समझिए, अब आप इजी एग्जांपल से समझिए। अगर कोई बोले ये पोएम का मीनिंग वही है जो पोएट फील कर रहा था, तो ये गलत होगा, ठीक है। मतलब पोएट का नाम लगाकर इसमें बोला जाए कि ये वही मीनिंग है जो पोएट बोल रहा था, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा जब आप ये इंटेंशनल पॉलिसी का पूरा चार्ट ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट कितना डिफरेंट है। न्यू क्रिटिक्स बोलेंगे रॉन्ग अप्रोच, ठीक है, यानी कि न्यू क्रिटिक्स में इसको रॉन्ग अप्रोच बोला जाता है, क्योंकि मीनिंग टेक्स्ट से निकलेगा, ठीक है, ना कि कोई फीलिंग या इमोशंस से। तो ये किसने दिया है, ये बातें हमें किसने बताई हैं, तो W.K. विट्समैन एंड मोनरो बर्ड्सले ने, ठीक है। तो एग्ज़ाम में इसका वन लाइन डेफिनेशन क्या होना चाहिए, इंटेंशनल पॉलिसी इज़ द एरर ऑफ जजिंग अ लिटरेरी वर्क बेस्ड ऑन द ऑथर्स इंटेंडेड मीनिंग, यानी कि इसको गलत जज करना, इसके वर्क को, इसके मीनिंग को गलत जज करना ही इंटेंशनल पॉलिसी का हिस्सा है। जज करना मीन्स इसको इमोशन से जोड़ देना, ठीक है, क्योंकि राइटर इसमें कोई इमोशंस बता ही नहीं रहा है, ये तो सिर्फ एक नॉर्मल सा टेक्स्ट है जिसका मीनिंग निकल रहा है बस, और कुछ भी नहीं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है, ठीक है। चलिए अब हम लोग मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म के बारे में जानते हैं, ठीक है, जो UGC नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ये क्रिटिसिज्म है, इस पे ध्यान दीजिए। ये मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म क्या ढूंढता है, ये मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म कहते किसको है, इसको ये क्या समझता है, इसको क्या चाहिए, ठीक है। तो ये मनी प्लस पावर प्लस क्लास स्ट्रगल ढूंढेगा, यानी कि इसको पैसा, पावर और क्लास स्ट्रगल चाहिए। ये मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म होता है। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म क्या होता है, मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स बोलते हैं लिटरेचर सोसाइटी के इकोनॉमिक सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि लिटरेचर के अंदर ये दिखाया गया है कि सोसाइटी के इकोनॉमिक सिस्टम को किस तरह से रिफ्लेक्ट किया गया है। ये मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में दिखाया गया है
कि क्रिटिसिज्म लिटरेचर में ही दिखाया गया है हमें कि सोसाइटी के इकोनॉमिक सिस्टम को रिफ्लेक्ट कैसे किया गया है, यानी कि रिच वर्सेस पुअर, पुअर, इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही सब मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म के अंदर ये पार्ट है। अब ये किससे रिलेटेड है, तो इसको लिखा किसने है, तो कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में क्या क्या हमें पता चलता है कि रिच वर्सेस पुअर, पावर, इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म इसी को बोलते हैं कि इसमें हमें इन सब चीज़ों को सामना करना पड़ता है, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस ये रिलेटेड है कार्ल मार्क्स से। तो ये किससे रिलेटेड है, ये कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है। और मार्क्सिस्ट क्या डिटेक्ट करता है, यानी कि मार्क्सिस्ट को क्या चाहिए, उसे ये पता लगाना है कि इस स्टोरी में पावर किसके पास है, कौन एक्सप्लॉइट हो रहा है, रिच और पुअर का रिलेशन क्या है, ठीक है। अगर इजी रियल लाइफ एग्जांपल लेकर अगर समझेंगे तो नॉवेल में अगर पुअर वर्कर्स सफ़र कर रहे हैं तो ये मार्क्सिस्ट है, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में है। रिच पीपल कंट्रोल कर रहे हैं पुअर पीपल्स पर, तो ये भी मार्क्सिस्ट में आ रहे हैं। इनइक्वालिटी दिख रही है, अगर नॉवेल में इनइक्वालिटी दिख रही है तो ये भी मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म का पार्ट है। अगर हम लिटरेचर से एग्जांपल्स ले लें तो हमें लिटरेचर्स में ये देखने को मिलता है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो किस तरह से चल रही है, वर्कर्स प्रॉब्लम क्या है, क्लास इनइक्वालिटी क्या है, ये सब शो हो रही होती है हमारे लिटरेचर में, ठीक है। जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमें जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी पढ़ना होता है, उसके बारे में पढ़ना होता है, तो पता चलता है कि कौन किस पे ज़्यादा पावर यूज़ कर रहा है। तो ऑब्वियसली रिच पुअर पे ही वो पावर दिखा सकते हैं। क्लास इनइक्वालिटी दिखती है हमें लिटरेचर के अंदर, यानी कि मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म के अंदर, ठीक है। ये सब शो हो रही होती है। तो यही है, तो इसके अंदर ये एक्सपोज हो रहा होता है क्लास स्ट्रगल, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास स्ट्रगलिंग है, रिच है, पुअर है, पावरफुल है, पावरलेस है, ये सब एक्सपोजेस होते रहते हैं इस क्रिटिसिज्म के अंदर, यानी कि मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स के अंदर, ठीक है। अगर आपको जानना है क्लास स्ट्रगल के बारे में तो इसका मतलब होता है रिच क्लास वर्सेस पुअर क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। रिच और पुअर क्लास में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, इसको बोलते हैं क्लास स्ट्रगल। अब मार्क्सिस्ट क्रिटिक का मेन फोकस क्या है, तो क्लास वर्सेस मीनिंग देख लेते हैं अब हम लोग फोकस। तो हमारा फोकस एरिया है मार्क्सिस्ट क्रिटिक का क्लास, ठीक है, पावर, एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमी, यानी क्लास रिच वर्सेस पुअर, पावर यानी कि कौन कंट्रोल कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण कौन सह रहा है, यानी कि कौन सफ़र कर रहा है एक्सप्लॉयटेशन को, इकोनॉमी यानी पैसा सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करता है, यानी कि ये पूरी की पूरी कहानी रिच वर्सेस पुअर के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। पावर पे है, एक्सप्लॉयटेशन पे है, इकोनॉमी पे है, ठीक है। ये तो बहुत जल्दी हम लोगों को याद हो जाएगी इससे मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। तो ओवरऑल अगर मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स देखेंगे तो इसका डेफिनेशन होगा पावर किसके पास है, किंगडम का कंट्रोल कौन करेगा। इसका वन लाइन डेफिनेशन देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका डेफिनेशन है मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म स्टडीज लिटरेचर इन टर्म्स ऑफ क्लास स्ट्रगल, ठीक है, पावर एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट में। तो ये है हमारा फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म पे नोट्स, ध्यान से देखिएगा। तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म क्या डिटेक्ट करता है, ये डिटेक्ट करता है वुमेन प्लस जेंडर इनइक्वालिटी प्लस पैट्रियार्ची। तो ये क्या डिटेक्ट करता है, ये वुमेन और जेंडर इक्वालिटी और प्लस पैट्रियार्ची को, ठीक है। तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म क्या होता है, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म क्या होता है, फेमिनिस्ट क्रिटिक्स पूछते हैं, ये पूछते हैं कि वुमेन को लिटरेचर में कैसे दिखाया गया है, क्या वुमेन
क्या वुमेन ऑप्रेस्ड हैं, यानी कि ट्रीटेड अनफेयरली। ऑप्रेस्ड का मतलब होता है कि अनफेयरली उन्हें ट्रीट किया गया है। ये हमें फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में पूछा जाता है। क्या वुमेन ऑप्रेस्ड है, यानी कि उन्हें अनफेयर ट्रीट किया गया है। क्या मेन के पास ज़्यादा पावर है। तो इसका मेन फोकस होता है जेंडर इनइक्वालिटी, पैट्रियार्ची, वुमेन्स वॉइस, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब है मेन वर्सेस वुमेन इन अनइक्वल ट्रीटमेंट। पैट्रियार्ची से क्या मतलब है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। पैट्रियार्ची मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। वुमेन्स वॉइस का से क्या मतलब है, यानी कि वुमेन को बोलने का हक है या नहीं। रिप्रेजेंटेशन से क्या मतलब है, वुमेन को कैसे पोर्ट्रे किया गया। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन से मतलब है वुमेन को कैसे दिखाया गया है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के अंदर। तो पैट्रियार्ची का मतलब होता है ऐसी सोसाइटी जहां मेन के पास ज़्यादा पावर कंट्रोल हो। ठीक है, तो इसमें फेमिनिस्ट डिटेक्ट क्या करता है कि क्या फीमेल कैरेक्टर्स को सप्रेस किया गया है, क्या वुमेन इंडिपेंडेंट है, क्या सोसाइटी अनफेयर है टुवर्ड्स वुमेन, यानी वुमेन की तरफ अनफेयर है। ये सारे क्वेश्चन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में आते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो जो अभी मैंने बताए। तो अगर लिटरेचर से हम ले लें एग्जाम्पल्स, तो हम जेन आयर को ले लेते हैं। जेन आयर कौन है। जेन आयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेमिनिस्ट नॉवल अबाउट अ वुमेन स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी। यानी कि जेन आयर वो हैं जो वुमेन के स्ट्रगल के लिए, उनकी पहचान के लिए, इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक उन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल किया है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है वुमेन के इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, वुमेन्स के स्ट्रगल के लिए, उनकी पहचान के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। क्योंकि विक्टोरियन सोसाइटी में एक फेमिनिस्ट पॉइंट आप देख लीजिए जो इम्पॉर्टेंट है। विक्टोरियन सोसाइटी में वुमेन को ऑफन वीक और डिपेंडेंट माना जाता था। यानी कि विक्टोरियन सोसाइटी के अंदर वुमेन को ऑफन वीक, यानी कि हमेशा उसे वीक और डिपेंडेंट माना जाता था। लेकिन जेन आयर ने ये मेक श्योर किया कि वुमेन इंटेलिजेंट हो, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो, उनके वो इक्वालिटी चाहते थे। ठीक है, वो इक्वल हो, मेन और वुमेन दोनों इक्वल हों। तो दिस वाज पावरफुल फॉर दैट्स टाइम। तो वन लाइन में इसे हम बोलेंगे कि जेन आयर फेमिनिस्ट क्रिटिक्स में बोलेंगे कि वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वुमेन के लिए वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं। ठीक है, उनकी आइडेंटिटी के लिए, वुमेन की आइडेंटिटी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो उनकी इंडिपेंडेंस के लिए वो आवाज़ उठाते हैं। इसका वन लाइन डेफिनेशन ये होगा कि फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म स्टडीज़ लिटरेचर इन रिलेशन टू वुमेन, जेंडर इनइक्वालिटी एंड पैट्रियार्ची। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेमोरी के लिए आप लोग लिख सकते हैं, फेमिनिस्ट क्रिटिक हमेशा पूछता है वुमेन को फ्रीडम है या नहीं, मेन ज़्यादा पावर में है, फीमेल कैरेक्टर्स को सप्रेस किया गया है, सोसाइटी फेयर है टुवर्ड्स वुमेन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में। ये सब मैंने मेमोरी के लिए लास्ट में ये 4 बता दिए। और एंड में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जेन आयर एक फीमेल कैरेक्टर है जो इक्वालिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट चाहती हैं। ठीक है, फेमिनिस्ट क्रिटिक्स में, यानी वुमेन फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, डिसीजंस, ठीक है, उनके होते थे। फोकस ऑन जेंडर इनइक्वालिटी, पैट्रियार्ची। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे और कौन कौन से क्रिटिसिज्म इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट में। तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पढ़ाई कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, और मेरी अगली वीडियो के लिए वेट कीजिएगा।